नमो भगवतो वासुदेव मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, कल हम लोगों ने देखा कि हिंदी साहित्य के बारे में साहित्य समाज का दर्पण है, यानी साहित्य समाज का दर्पण है, यानी साहित्य समाज को दिखाने वाला है। इतना मैंने देखा, लेकिन इस साहित्य को समेटने का प्रयास किसने किया? इस जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक और शेयर करते जाइएगा, ठीक। और जितनी भी चीजें आपको दी जा रही हैं वो तथ्यात्मक रूप से दी जा रही हैं। एक बार आप पढ़िए, अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, ठीक। अब जैसे मैंने देखा भैया कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन इस साहित्य को समेटने का कार्य किसने किया? आदिकाल से मान लीजिए भैया, सबसे पहले कवि सराहपा, हिंदी साहित्य के सबसे पहले कवि आप सभी लोगों को पता है कि ये सराहपत है। लेकिन सराहपा का जन्म भैया 7वीं शताब्दी में हुआ। 7वीं शताब्दी का मतलब आप समझिए कि हमारे यहाँ पेपर कापी अखबार का कोई नामो निशान नहीं था, यानी पेपर कापी अखबार का कोई नामो निशान नहीं था। ये सब चीजें कहां से आए, कैसे आए, कुछ नहीं पता, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, जब 7वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में ध्यान दीजिएगा, 16वीं शताब्दी से या 19वीं शताब्दी में हमारे यहाँ अखबार का निर्माण होना शुरू, वो भी कपड़े पे अखबार आते थे। तो इस समय तक कोई वो नहीं था। तो कवि क्या करते थे? जो कवि होते थे, कैसे हम लोग जाने कि सराहपत 7वीं शताब्दी के कवि थे? कैसे पता चला? इसका मतलब हमारे यहाँ कोई इतिहास ग्रंथ है जिसके माध्यम से पता चला कि हाँ 7वीं शताब्दी में थे। अब इतिहास ग्रंथ, इनकी कविताएं, सराहपा की दोहा कोश, सराहपाद, ये सब कैसे हमको पता चला कि इनके ग्रंथ भी थे? तो अब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए भैया लिखा जाता है साहित्य का इतिहास। और किसके साहित्य का इतिहास? तो हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य का इतिहास मतलब हिंदी में जो कवि आए वो कैसे आए, कहां से आए, कैसे कैसे उनका आविर्भाव हुआ, और वो लोग क्या क्या लिखे, क्या क्या लिख करके चले गए, इन सब चीजों की परंपरा हमारे यहाँ आई। लेकिन अब सबसे पहले बात आती है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उस परंपरा को लाने का काम किसने किया? पहले कभी लिखते थे, लिख करके मर जाते थे, उनके साथ उनकी लेखनी भी मर जाती थी। उस लेखनी को जिंदा करने का कार्य किसने किया? जो लेखनी मर जाती थी, उस लेखनी को जिंदा रखने का, तथ्यात्मक रूप से उसको प्रस्तुत करने का कार्य किसने किया? सबसे पहले यह प्रयास किसने किया? किसके मन में ऐसा प्रयास आया? तो इन सब चीजों को आज हम देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भैया हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, ठीक। चलिए अब हम आपको टॉपिक देते हैं भैया। हम लोग हिंदी तो पढ़ ही रहे हैं, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं साहित्य लेखन की परंपरा। अच्छा, साहित्य लेखन की परंपरा चली, तो इसमें से इन साहित्यों को इतिहास के रूप में परिणित करने की परंपरा किसने लाया? तो यह जो इतिहास आया, इतिहास का मतलब जो चीजें बीत चुकी हैं उसको भैया समयानुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करके प्रस्तुत कर देना ही क्या कहलाता है? इतिहास। यानी बीते हुए समय की घटनाओं को क्रमानुसार प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो बीती हुई जो हमारे साहित्य की घटनाएं थी, इनको प्रस्तुत करने का जो सबसे पहला प्रयास किया वो किसने किया? किस कवि के मन में आया? तो ध्यान दीजिएगा, जो साहित्य लेखन की परंपरा चलती है भैया, उसमें आप लोग जानते होंगे सबसे पहले जो कवि मर जाते थे उनको जिंदा रखने का कार्य किया। तो वो किसने किया भैया? तो गोकुल नाथ ने किया। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, एक गोकुल नाथ कोई और नहीं थे भैया। जो गोकुल नाथ थे भैया, ये कोई और नहीं थे। गोकुल नाथ की बात की जाए तो ये विठल नाथ के पुत्र थे।
अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये विट्ठल नाथ जी कहां से आ गए। ठीक, आखिर ये विट्ठल नाथ जो आए ये कहां से आ गए, किस रूप में आ गए। तो ध्यान दीजिएगा, ये विट्ठल नाथ भैया जिससे आप सोचकर अचंभित हो रहे, कोई और नहीं था, ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे। अब आपके मन में आया, हाँ सर जी, ये वल्लभाचार्य वही थे जो सूरदास जी के क्या थे भैया, गुरु थे, वैष्णव संप्रदाय संबंध। ठीक, अच्छा, इस सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था भैया विट्ठल नाथ, और विट्ठल नाथ जी के पुत्र का नाम था गोकुलनाथ। इस गोकुलनाथ जी के मन में सबसे पहले विचार आया भैया कि इन हिंदी साहित्य के कवियों को कैसे लिखा जाए और कैसे इनको समेट कर रखा जाए ताकि आगे तक चल सके। तो अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इतिहास लेखन की जो परंपरा आती है वो गोकुलनाथ जी के जिम्मेदारी है, आती है भैया। और इन्होंने अपने दादाजी के 84 शिष्यों को लेकर के भैया एक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिस इतिहास ग्रंथ का नाम था 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता। अब आप ध्यान दीजिएगा भैया, ये जो 84 वैष्णवन की वार्ता नाम का ग्रंथ लिखा गया, इसमें वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों का उल्लेख किया गया। और 84 शिष्यों का जो उल्लेख किया गया भैया, इसमें इनकी कविताओं का उल्लेख किया गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें जो भी तिथियां थी, तिथियों का अवलोकन नहीं किया गया, और वो भी तिथियां आगे पीछे थी, इसलिए यह केवल लोगों की जीवनी के रूप में ही परिणित होकर रह गया। लेकिन ये हार मानने वाले नहीं थे भैया, इन्होंने दूसरा प्रयास भी किया। और जो दूसरा प्रयास इन्होंने किया भैया, वो अपने पिताजी के भैया 252 शिष्यों को लेकर किया, और जिसका नाम रखा भैया 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, 252 वैष्णवन की वार्ता में इन्होंने विट्ठल नाथ जी के 252 शिष्यों का उल्लेख किया भैया। और ये 252 शिष्यों के उल्लेख में ध्यान दीजिएगा, जो गलतियां इस इतिहास में थी वही गलतियां इस इतिहास में भी दोहरा दी गई। ठीक, जिसके कारण इसको इतिहास की श्रेणी नहीं प्रदान की गई। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। अगले कवि आते हैं भैया जिन्होंने प्रयास किया, इनका नाम था भैया, ध्यान दीजिएगा, नाभादास। नाभादास भैया कोई और नहीं थे, नाभादास भैया अग्रदास के शिष्य थे। ठीक, किसके शिष्य थे भैया, अग्रदास के शिष्य थे। और अग्रदास किससे संबंधित थे, तो भैया ध्यान दीजिएगा, ये राम के संप्रदाय से संबंधित थे, और ये सब भैया कृष्ण संप्रदाय से संबंधित थे। यानी ये राम भक्ति धारा के थे, ये कृष्ण भक्ति धारा के थे, यानी रामाश्रय शाखा कृष्णाश्रय शाखा। और नाभादास जी ने क्या किया भैया, एक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें इन्होंने 200 भक्त कवियों का वर्णन किया। 200 भक्त कवियों का वर्णन किया, भक्त कवि थे भैया, 200 भक्त कवियों का वर्णन किया। और जिस ग्रंथ का नाम था भैया भक्तमाल, ध्यान दीजिएगा, इस ग्रंथ का नाम था भक्तमाल। क्या नाम था भैया, भक्तमाल। भक्तमाल में इन्होंने 200 भक्त कवियों का वर्णन किया। अब लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो गलतियां यहाँ वही गलतियां वहां, वही गलतियां वहां।
गलतियां एक ही बार बार दोहराई जा रही हैं। ठीक। अच्छा, लेकिन ये सब जो ग्रंथ लिखे गए भैया, ये 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य लिखे गए। कब लिखे गए भैया? 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य लिखे गए, और इसमें एक ही गलतियां होती चली गई। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा भैया, इतने के बावजूद भी ध्यान दीजिएगा, इतिहास ग्रंथ अपना रुकने वाला नहीं था। अभी तो हिंदी में प्रयास किया गया, लेकिन हिंदी का प्रयास विफल रह गया। एक तरीके से अगर कहा जाए तो हिंदी का जो प्रयास था वह क्या रह गया भैया? विफल रह गया। अब इसके बाद 19वीं शताब्दी में हम आते हैं। ठीक। कब आते हैं भैया? 19वीं शताब्दी में आते हैं। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चीजें सब सही हैं, प्रमाणित है। अगर आपसे पूछता है भैया कि साहित्य लेखन की परंपरा का लेखन या साहित्य लिखने की परंपरा सबसे पहले किसने शुरू किया, तो गोकुलनाथ ने शुरू किया। किसको लेकर के शुरू किया भैया? तो वल्लभाचार्य यानी अपने दादाजी को लेकर के शुरू किया। इनके दादाजी, ध्यान दीजिएगा, अपने दादाजी को लेकर के शुरू किया, और इनके दादाजी के 84 शिष्य थे, उन 84 शिष्यों को लेकर के शुरू किया। 84 वैष्णव की वार्ता के नाम से इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा। लेकिन वह केवल तिथियों की वजह से या प्रमाणिकता की वजह से आप कह सकते हैं कि इतिहास का स्थान न ले सका। और वही गलती इन्होंने अपने पिताजी के 252 शिष्यों को लेकर के जो 252 वैष्णव की वार्ता लिखा, वही कमियां उसमें भी ठहरा दी गई। ठीक वही कमियां नाभादास जी के, जो अग्रदास जी के शिष्य थे। आप राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम जानते हैं, लेकिन अग्रदास जी ने राम को भैया रसिक राम, और नाभादास जी ने रसिक राम की संपत्ति क्या बोलते हैं संबंध प्रदान किया कि राम केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं थे, रसिक राम थे भी, ये भी प्रेमी राम थे, ये भी प्रेम करते थे। ठीक, इन सब चीजों को इन्होंने भी दिखाया। तो नाभादास जी ने, जो अग्रदास जी के शिष्य थे, इन्होंने 200 भक्त कवियों को लेकर के भक्तमाल नामक ग्रंथ की रचना किया। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी वही कमियां दर्शाई गई, अर्थात ये भी इतिहास की श्रेणी न ले सका। इसके बाद कोई भी हिंदी का ऐसा कवि नहीं हुआ जो इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ा सके। अब इतिहास लेखन की परंपरा लेकिन शुरू तो होती है, कब शुरू होती है? 19वीं शताब्दी में शुरू होती है। और 19वीं शताब्दी में आपके यहाँ एक फ्रेंच विद्वान आता है। कुछ लोग मानते हैं कि जो फ्रेंच विद्वान गार्सा दतासी आते हैं, गार्सा दतासी फ्रेंच यानी फ्रांस के रहने वाले विद्वान थे। ये भारत में आए नहीं थे भारत में, बल्कि पत्राचार के माध्यम से थे फ्रांस में। वहीं से पत्राचार के माध्यम से एक कवियों से कांटेक्ट करते हैं, और इन कवियों से कांटेक्ट करने के बाद इनकी रूपरेखा, जीवन शैली को मंगाते हैं, इनके ग्रंथों को देखते हैं, और वही रह करके इन्होंने एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसका नाम बताया गया भैया इस्तवार द ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, जो इस्तवार द ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी गार्सा दतासी जी ने लिखा भैया, वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया, और वर्णाक्रम पद्धति इन्होंने अपनाया भैया। ध्यान दीजिएगा, वर्णाक्रम पद्धति अपनाने के कारण वो भी वास्तविक इतिहास का ग्रंथ, यानी उसमें भी वास्तविक इतिहास का ग्रंथ आप कह सकते हैं, लेकिन वर्णाक्रम पद्धति अपनाया। वर्णाक्रम पद्धति क्या होती है भैया? जैसे क से कबीर, ठीक, और क से केदारनाथ, तो कबीर के साथ केदारनाथ, कहां तक कितना तथ्य सही होगा? ठीक। अब पता चला क से कबीर पहले आ गए भैया, और इसके बाद स से सराफा बाद में चले गए। ठीक, इन सब चीजों को हम कल देखते हैं। वर्णाक्रम पद्धति होती क्या है भैया, और ये जो हमारी साहित्य लेखन की परंपरा चलती है वो कैसे चलती है, कल से थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे भैया, और कल साहित्य लेखन की परंपरा को हम शायद समाप्त कर दें। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही भैया। सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। नव वर्ष की परंपराएं अभी चलती रहेंगी, आपको मैं रोज मंगल कामनाएं देता रहूंगा भैया, शुभ आशीर्वचन देता रहूंगा। आप लोग हमेशा ऐसे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। टीजीटी पीजीटी का पेपर आ रहा है भैया, आप लोग भी तैयारी करते रहिए। आज बस इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। नमो भगवतो वासुदेवाय।